नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। ये मेरी आखिरी सभा है। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूँ। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। 63 सीटों पर बंगाल में बीजेपी ने हार मान ली है क्या? दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही पार्टी के एक ताजा सर्वे में ऐसा क्या खुलासा हुआ? पहले फेज में तो अमित शाह ने 110 सीटें जीतने का दावा किया, तो फिर बात कहां बिगड़ गई जो हर 5वीं सीट पर बीजेपी ने कमोबेश सरेंडर कर दिया? सरेंडर ममता के सामने हुआ है या फिर राहुल गांधी का भी कुछ असर है? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कहां तो ये चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी बंगाल के चुनाव से दूरी कर लेंगे, खासकर डीलिमिटेशन वाले बिल पर ममता बनर्जी के समर्थन के बाद, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को फोन कर राहुल के थैंक यू बोलने की बात सामने आई थी। मतलब मामला मीठा मीठा सा चल रहा था। 23 तारीख को राहुल का बंगाल का दौरा रद्द भी हो गया था, लेकिन फिर एक सर्वे के कारण राहुल ने अपना फैसला बदल लिया। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल मुस्लिम बाहुल्य कोलकाता, हुगली और साउथ 24 परगना पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो कहा वो ज्यादा ममता के लिए चुभने वाला था। सुनिए क्या कहा राहुल ने। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। सर्वे में ऐसा क्या था, पहले वो जान लीजिए। राहुल गांधी के पास एक इंटरनल रिपोर्ट आई जिसमें इस बात की जानकारी उन्हें दी गई, कांग्रेस की जो टीम पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, कि कहीं ना कहीं अब एंटी इनकम्बेंसी का एक असर दिख रहा है और इसका नुकसान सीधे सीधे ममता बनर्जी को हो रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस वक्त चुनावी अखाड़े में नहीं आती है मजबूती से, तो फिर मुसलमानों के मन में कांग्रेस को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का यह मानना है कि जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कमजोर होगी, तो धीरे धीरे मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जैसा अब से कुछ साल पहले मुसलमानों का समर्थन एक मुश्त कह लें कि वो लेफ्ट पार्टियों को मिला करता था। और फिर से कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान समाज जो बंगाल में करीब 30% हैं, वो कांग्रेस की तरफ लौट सकते हैं। सिर्फ सर्वे ही नहीं था, बंगाल कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेता और कार्यकर्ताओं का एक इंटरेस्टिंग फीडबैक भी राहुल गांधी को मिला था कि ममता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और इसी मौके के चलते राहुल गांधी उन इलाकों में पहुंच गए जहां उनके चुनाव प्रचार करने से सीधे सीधे ममता को नुकसान हो सकता है, खासकर मामू बेल्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मामू क्या कह रहा हूं, बंगाल में मामू का क्या फैक्टर है। मामू मतलब मां से मालदा और मुंह से मुर्शिदाबाद। ये दो वो जिले हैं बंगाल के, सिर्फ 2 ही ऐसे जिले हैं जहां मुसलमानों की, मतलब मुस्लिम वोटरों की आबादी 50% से अधिक है। ये वो इलाका था जहां साल 2016 के, यानी अब से 10 साल पहले के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और टीएमसी में सीधा मुकाबला होता था, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। यहां से क्या, पूरे बंगाल में ही एक सीट भी नहीं मिली थी कांग्रेस को। टीएमसी की आंधी बह गई थी मुस्लिम बेल्ट में। लेकिन अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, इन इलाकों में कांग्रेस के लिए भी एक ट्रैक्शन बनने लगा है। एक कहानी यह भी कि कांग्रेस इस दफा लेफ्ट के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। बीते विधानसभा चुनाव में वो लेफ्ट और आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो ये फैसला राहुल गांधी का था कि हमें जो भी करना है अब अकेले अपने दम पर करना है, किसी की बैसाखी के साथ हमें नहीं चलना है, किसी के पीछे हमें नहीं चलना है।
इसीलिए बीजेपी से असली मुकाबला कांग्रेस कर रही है, ये मैसेज देने के लिए राहुल गांधी ने 2 दिन चुनाव प्रचार किया और वो उन्हीं सीटों पर गए जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और मुस्लिम फैक्टर ही तय करता है जीत और हार। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। राहुल यूं ही नहीं सीटों पर फोकस किए हुए हैं, उसके लिए थोड़ा आपको इन इलाकों का वोटिंग पैटर्न और उसका हिसाब किताब भी समझना पड़ेगा। बंगाल में कुल 63 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% से भी ज्यादा है। इनमें से भांगड़ की सीट छोड़कर सभी सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के हिस्से गई थी। भांगड़ की सीट पर आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी चुनाव जीते थे और आपको बताऊं कि उस वक्त लेफ्ट आईएसएफ और कांग्रेस का गठबंधन था। लेकिन इस बार मालदा मुर्शिदाबाद में कुछ सीटों पर कांग्रेस और हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी बनी है उसने ममता बनर्जी का खेल कुछ हद तक तो खराब कर दिया है। फिर वे किस हद तक ये सब हो पा रहा है और इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं अभिजीत ब्रह्मटकर, जो सेफोलॉजिस्ट है और मेरे मित्र भी हैं। मतलब आंकड़ों के आधार पर चुनाव का एक आकलन वो करते हैं। इन दिनों वो बंगाल के दौरे पर हैं, तो उन्हीं से हमने बात की इस मसले पर कि आखिर मामला क्या है। बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। सभी राजनीतिक विशेषज्ञ और नेताओं को लगता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को बहुत बढ़त है, लेकिन जब हम डेटा और आंकड़ों में झांकते हैं तो सच्चाई थोड़ी सी अलग नजर आती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि इस बार 2001 के बाद कांग्रेस 294 सीटों पर पहली बार लड़ रही है और वो 294 सीटों में से 71 सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी तरफ वामपंथ की जो 4 प्रमुख दल है, उन्होंने कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, उन्होंने 252 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उनके कुछ साथी दल है, उनके लिए सीट छोड़ी है। तो वामपंथ भी 38 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और तीसरा अहम फैक्टर इस बंगाल चुनाव में आम जनता उन्नयन पार्टी है। हुमायूं कबीर ने दिसंबर महीने में इस पार्टी का गठन किया और वो भी लगभग 142 सीटों पे लड़ रहे हैं और मालदा, मुर्शिदाबाद, ये 2 जिलों में कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवारों को बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है और 1-2 सीट वो जीत भी सकते हैं। और ऐसे स्थिति में जो मुस्लिम समुदाय एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहा है, लेकिन कुछ हद तक वोटों का बिखराव होते हुए भी नजर आ रहा है। और मुझे लगता है यही इस चुनाव का वाई फैक्टर हो सकता है, जहां जीत का अंतर बहुत कम होगा, वहां जो बाकी मुस्लिम उम्मीदवार है उन्होंने यदि वोट अच्छी तरह से खा लिए तो उसका नुकसान टीएमसी को हो सकता है। अब आमतौर पर चुनावों का गणित जो है और हिसाब किताब या फिर फार्मूला कह लें तो वो ये होता है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होता है, क्योंकि बीजेपी ये मान कर चलती है और उसके नेता तो खुलेआम कह भी रहे हैं बंगाल के चुनाव प्रचार में कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, मुस्लिम हमें वोट करते नहीं, एक भी मुस्लिम उनका कैंडिडेट नहीं है और मुस्लिम इलाकों से उन्होंने एक तरीके से दूरी बना ली है। तो क्या अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है, जो खासतौर से मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, विधानसभा सीटें हैं, चाहे वहां टीएमसी लड़ रही हो, लेफ्ट पार्टी लड़ रही हो, कांग्रेस लड़ रही हो, हुमायूं कबीर लड़ रहे हो या फिर आईएसएफ लड़ रहे हैं, तो क्या अगर इनमें आपस में लड़ाई होती है, वोटों का बंटवारा होता है, तो क्या कुछ सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है क्या? इस बारे में अभिजीत क्या कहते हैं, जरा उसे भी सुन लेते हैं। आप समझ लीजिए, जिस तरीके से इस चुनाव में दो ध्रुवीकृत चुनाव हुआ है, सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में ये चुनाव लग रहा है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। ऐसे स्थिति में एक पार्टी का वोट बट जाए, कुछ हद तक कट जाए, तो उसका नुकसान उस प्रतिद्वंदी दल को होता है। भाजपा का वोट काटने के लिए इस पूरे चुनाव में कोई भी दल मुझे नजर नहीं आता है। हिंदू मतों का कंसोलिडेशन
युवा मतदाता का जो ममता बनर्जी से मोहभंग हो गया है, रोजगार के मुद्दे पर वो भाजपा के साथ जाते हुए देख रहे हैं और महिलाओं का जो मतदान है उसमें बंटवारा हो रहा है। कुछ मुद्दों पर महिलाएं भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है, जैसे सुरक्षा का मुद्दा अहम बना है और महिलाओं को लगता है कि लक्ष्मी भंडार में 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो अन्नपूर्णा भंडार में 3000 रुपए मिल जाएंगे। तो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। ऐसे स्थिति में जब एक पार्टी का वोट इकट्ठा हो रहा है, मजबूती से उस पार्टी के साथ खड़ा है, ऐसे स्थिति में यदि प्रतिद्वंद्वी दल उसका वोट कट रहा होगा तो उसका नुकसान जरूर होता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी, अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस की स्टडी कहती है कि 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था, 5% मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिया था, यह भी सर्वे में बताता है। शायद इसीलिए मुस्लिम बाहुल्य 63 सीटों को इस बार बीजेपी अपने लिस्ट में नहीं रखकर चल रही है। पहले उसे लग रहा था, यानी जो लोग चुनाव प्रबंधन में लगे हैं या बीजेपी संगठन के जो बड़े नेता हैं, उनको ऐसा फीडबैक मिला था कि वोटों के बंटवारे से उनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, मतलब उन्हें कुछ सीटों पर भले ही 10-15 ही सीटें हो, उन्हें फायदा हो सकता है। पर पहले चरण की जो वोटिंग हुई और उसका जो वोटिंग पैटर्न और उससे जुड़े जो फीडबैक पार्टी के सीनियर लीडर्स को मिला है, उससे अब बीजेपी की खुशफहमी तो दूर हो गई है कि उन्हें कोई फायदा होने वाला है। बगैर इन 63 सीटों के भी बीजेपी क्या बंगाल में सरकार बना सकती है, जैसा दावा अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता अलग अलग चुनावी रैलियों में कर रहे हैं। बंगाल में कुल सीटें हैं 294, मैजिक फिगर है 148, यानी आपको 148 विधानसभा की सीटें मिल जाती हैं तो फिर आपकी सरकार बन सकती है। बीजेपी के लिए यानी 294 नहीं बल्कि 294 में से वो 63 सीटें आप घटा लीजिए जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% से ज्यादा है, तो बचते हैं कुल 231 सीटें। अब इनमें से उनको 148 लाना होगा, यानी उनके लिए 294 सीटें नहीं है, उनको 231 सीटों पर ही असल में चुनाव लड़ना है और उसमें भी उनको मैजिक फिगर लाना है। इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट करीब 65% के आसपास जाता है। स्ट्राइक रेट का मतलब हुआ कि किस हिसाब से जीतना है, परसेंटेज। आपको क्या लगता है कि इस स्ट्राइक रेट को मेंटेन बीजेपी कर पाएगी या फिर इस बार भी डबल डिजिट में ही सिमट जाएगी, जैसा पिछले चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था और नतीजा भी वैसा ही हुआ? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।